नेक्स्ट ऑफ द कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट यहीं पे लिख रहा हूं। थर्ड कंपोनेंट इज टर्म्ड एज एंकरेज एरिया। थर्ड ऑफ द कंपोनेंट इज एंकरेज एरिया। ये एंकरेज तो हमने बहुत जगहों पे सुना हुआ है वर्ड। ये एंकरेज कहाँ का बताया मैंने? आरसीसी में आपको बताया, करा रखी है आरसीसी, एंकरेज लेंथ। यू टॉक्ड अबाउट दिस एंकरेज। तो एंकरेज लेंथ वहां पे डिस्कस कर रही है हमने, तो उसी एंकरेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो एंकरेज एरिया, अब क्या होता है एंकरेज एरिया? द प्लेस वेयर शिप्स आर हेल्ड इन अ पर्टिकुलर पोजीशन फॉर, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कि फेवरेबल वेदर नहीं है, इसको वहीं पे रोक के रखा हुआ है। फेवरेबल वेदर नहीं है, उसको वहीं पे रोक के रखा हुआ है। उसकी इंस्पेक्शन करनी है, उसकी इंस्पेक्शन करनी है, तो वहां पे हम क्या कर देंगे? उसको एंकर करके रख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, the water area which is required on the anchorage depends upon the number and size of the vessel। और इसका हमारे पास एम्पेरिकल रिलेशनशिप है। तो वो प्लेस जहां पे हम शिप को रोक के रखते हैं इंस्पेक्शन के लिए या फेवरेबल वेदर कंडीशन के लिए, इसको हम क्या बोल देते हैं? एंकरेज बोल देते हैं। दिस टेक्निकली टर्म्ड एज एंकरेज। और ये एंकरेज एरिया भी हमारे डायग्राम में अवेलेबल है, इसको बर्थ बोला हुआ है, सो इट कैन बी सीन। एंकरेज पाइल, बिल्कुल सही बात है, पीयूष गुप्ता सॉइल में बता रखा है एंकरेज पाइल आपको। सो आई डिस्कस अबाउट दिस टर्म। तो जहां जहां पे बर्थ लिखा हुआ है वो हमारी एंकरेज एरिया है, दैट इज अवर एंकरेज एरिया। तो वो जगह जहां पे हम शिप को रोक के रखते हैं, या तो उसकी इंस्पेक्शन के लिए। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल बताऊं अभी मैं आपको, एक एग्जांपल बताऊं। अभी जब ये कोविड की थर्ड वेव स्टार्ट हुई थी, बॉम्बे टू गोवा क्रूज चालू हुई है। उस क्रूज में 2000 लोग थे, 15 लोगों को उतरने नहीं दिया था पोर्ट पे। तो जिस जगह पे उसको वहां पे रखा हुआ है वो एंकरेज एरिया होती है। तो एक एग्जांपल दिया रीसेंट एक्टिविटी से रिलेट करके आपको, तो उसको एंकरेज एरिया में रख दिया वहां पे। तो इसको हम टेक्निकली एंकरेज एरिया बोल देते हैं। So this is technically termed as anchorage area. So one practical example is being given to you. एक practical example दे दिया आपको मैंने anchorage का. So we can say the place where ships are held, the place where ships are held for inspection, for inspection or or for or for availability of favorable weather condition to prevail is termed as to prevail is termed as anchorage area, is termed as anchorage area. इसको हम एंकरेज एरिया बोल देते हैं। सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज एंकरेज एरिया। नहीं, पेज ऐड किया एंकरेज एरिया के बाद। नेक्स्ट, कितनी जगह चाहिए होगी एंकरेज के लिए? द वाटर एरिया रिक्वायर्ड फॉर एंकरेज विल डिपेंड अपॉन व्हाट? So the water area which is required for anchorage will depend upon the number of ships and the size of the ships. So the water area required for anchorage depends upon number and type and size of ships. कैलकुलेट कैसे करते हैं? The anchorage area required is calculated as, अब ध्यान रखना है इस एक्सप्रेशन को, area of the circle having radius equal to
having radius equals to 4 times the depth of water, 4 times the depth of water जो कल आपको बताई थी, प्लस लेंथ ऑफ द शिप प्लस safe clearance plus safe clearance to the adjacent ship, safe clearance to the adjacent ship, adjacent ship की safe clearance कितनी है। तो जो हमारा एंकरेज एरिया होता है ये बराबर होता है उस सर्कल के एरिया के बराबर जिसकी रेडियस होती है 4 गुना डेप्थ ऑफ पानी प्लस जो लेंथ है शिप की प्लस जो सेफ क्लियरेंस चाहिए एडजेसेंट शिप से। और जो सेफ क्लियरेंस होती है इसकी वैल्यू मैं अलग से बता देता हूं। नॉर्मली सेफ क्लियरेंस टू एडजेसेंट शिप इज 30 मीटर और इक्वल टू दी अब देखो एक नई टर्म आई है बीम ऑफ द वेसल, इक्वल टू द बीम ऑफ द वेसल। अब ये बीम ऑफ वेसल क्या होता है, जो वेसल होती है इसकी जो विड्थ होती है वेरिएबल होती है, जो मैक्सिमम विड्थ मिले आपको वेसल की उसको बीम बोला जाता है। द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द वेसल विच इज अवेलेबल इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, बीम ऑफ द वेसल। इसको मैं बना के दिखा देता हूं आपको, बीम ऑफ द वेसल, इसको नोट करके बता देता हूं, नोट करके मेंशन किया कि बीम क्या होती है। सो नोट the beam of the ship is its width at the widest point। उसके वाइडेस्ट पॉइंट पे जो विड्थ होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं। इसको मैंने डायग्राम में बना के दिखा दिया। लेट सपोज ये हमारा वेसल है, सो इट कैन बी सीन इसकी जो विड्थ है वो तो वेरिएबल है, तो ये पानी के अंदर है, सो इट्स विड्थ इज वेरिएबल। तो जो वाइडेस्ट विड्थ होती है उसको क्या बोला जाता है, बीम बोला जाता है, दैट इज टर्म्ड एज बीम ऑफ द वेसल। तो नॉर्मली सेफ क्लियरेंस क्या होती है, बीम ऑफ द वेसल या 30 मीटर के बराबर, दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। सो बीम, लेट सपोज मैंने इसको बी बोल दिया। प्लीज प्रोवाइड द टेलीग्राम लिंक, टेक द टेलीग्राम लिंक, take the telegram link, 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 take the telegram link। जितनी बार आपने बोला उतनी बार दे दिया। और जाइए, प्लीज ज्वाइन इट, 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 प्लीज ज्वाइन इट। हो गया, चलो आगे बढ़े, पढ़ाई कर लेते हैं। सो दिस इज द इंटायर स्टोरी अबाउट द एंकरेज एरिया। ये पूरी कहानी है हमारे एंकरेज एरिया की। तो एंकरेज एरिया वो एरिया होता है जहां पे शिप को रोक के रखा जाता है, या तो इंस्पेक्शन के लिए या जब तक फेवरेबल वेदर कंडीशन नहीं हो जाती उसके मैनूवर के लिए। इसमें कितना पानी चाहिए होता है, वो डिपेंड कर जाता है नंबर ऑफ शिप के ऊपर, टाइप ऑफ शिप के ऊपर या साइज ऑफ शिप के ऊपर। जो एंकरेज एरिया होता है किसके बराबर होता है, एंकरेज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल जिसकी रेडियस किसके बराबर है, 4 टाइम्स द डेप्थ ऑफ द वाटर प्लस लेंथ ऑफ द शिप प्लस द सेफ क्लियरेंस ऑफ द एडजेसेंट शिप। सेफ क्लियरेंस कितनी वैल्यू लोगे, या 30 मीटर ले लोगे या बीम के बराबर ले लोगे, जो भी वैल्यू मैक्सिमम निकल के आए, व्हाटएवर द वैल्यू कम्स आउट टू बी मैक्सिमम, उन दोनों के बराबर ले लेते। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, तीसरा एलिमेंट निकल के आ गया, दिस इज द थर्ड एलिमेंट। तो हम बात किसकी कर रहे थे, हम बात कर रहे थे हार्बर लेआउट एलिमेंट की। हार्बर लेआउट एलिमेंट में पहला एलिमेंट था साइज। साइज में हमने बात करी डेप्थ की, टर्निंग बेसिंग की और एंकरेज एरिया की। अब जाके पहला एलिमेंट खत्म हुआ है। नाउ द फर्स्ट एलिमेंट इज फिनिश्ड। ज्यादा वाला ले लेंगे, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है, चलें आगे। So first of the layout element is completed. चलो
अब आगे की बात करते हैं। चलो, फर्स्ट ऑफ द लेआउट एलिमेंट इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट ऑफ द लेआउट एलिमेंट, अरे हरा कलर क्यों आ गया? सो नेक्स्ट ऑफ द लेआउट एलिमेंट इज, तो पीछे हमने बात करी थी हार्बर के साइज की, अब हम बात कर रहे हैं हार्बर के एंट्रेंस चैनल की। हार्बर एंट्रेंस चैनल, हार्बर एंट्रेंस चैनल। रुको बस, क्लास के लास्ट तक रुकना, तसल्ली से बताता हूँ। अंकुश, क्लास के लास्ट तक रुकना, जाना मत, आराम से बताऊंगा तसल्ली से लास्ट में। अभी क्या है, सिलेबस कंप्लीट कराना है, क्लास के लास्ट तक रुकना, भागना मत। सो हार्बर एंट्रेंस चैनल, तो पहला एलिमेंट हो गया हमारा हार्बर के साइज, दूसरा हो गया हार्बर का एंट्रेंस चैनल। जरा देखना एंट्रेंस चैनल को, पिक्चर है मेरे पास इसकी, आई हैव द पिक्चर अवेलेबल, जूम कर दिया इसको, आई हैव जूम्ड इट ऑफ। सो एंट्रेंस चैनल इज बीइंग शोन टू यू। इस एंट्रेंस चैनल की बात चल रही है जो मैंने अभी शेड करके दिखाया है आपको। दिस इज द एंट्रेंस चैनल विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो ये हार्बर का हमारा एंट्रेंस चैनल है, तो अब सारा फोकस इसके ऊपर है, द इंटायर फोकस इज ऑन दिस। तो अब हम बात करेंगे इस एंट्रेंस चैनल की, विल बी टॉकिंग अबाउट दिस एंट्रेंस चैनल। वापस छोटा कर दो इसको। चलो, तो नेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट टू बी डिस्कस इज हार्बर एंट्रेंस चैनल। अब पहले प्रॉपर्टीज बता देता हूँ उसकी, एंट्रेंस चैनल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। द चैनल विच कनेक्ट द हार्बर टू द डीप सी इज नोन एज एंट्रेंस चैनल। तो वो चैनल जो हार्बर को कनेक्ट करता है डीप सी के साथ, इसको हम क्या बोल देते हैं? एंट्रेंस चैनल बोल देते हैं। इस एंट्रेंस चैनल की अलाइनमेंट इस तरीके से होनी चाहिए कि जो शिप है वो डायरेक्टली अप्रोच कर पाए बर्थ को, यानी उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम हो, यानी उसको कहीं टर्न नहीं लेना पड़े। तो ये आपको पीछे वाले डायग्राम में दिखेगा भी। तो एंट्रेंस चैनल की अलाइनमेंट इस तरीके से होनी चाहिए कि जो शिप है उसकी जो मनूवरिंग है बहुत ही आसान हो, यानी उसको ज्यादा टर्न नहीं लेने पड़े, शार्प बेंड्स नहीं हो उसके अंदर, दे शुड नॉट बी एनी शार्प बेंड इन इट। तो ये प्रॉपर्टी होती है एंट्रेंस चैनल की। जो इसकी अलाइनमेंट है बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए। अब इसके ऊपर कंडीशंस लगा रखी हैं। जो विड्थ है हमारे एंट्रेंस चैनल की, ये डिपेंड कर जाती है मैक्सिमम साइज ऑफ द शिप, ये डिपेंड कर जाती है कि नेविगेशन एड्स कैसे हैं हमारे पास, ये डिपेंड कर जाती है कि जो शिप है वो कैसी शिप है। कहने का मतलब है आप शिप को आपस में क्रॉस होने दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। कहने का मतलब वन वे रूट है या टू वे रूट है, इस पे भी डिपेंड करता है कि एक ही शिप आ सकती है, जब ये आ जाएगी दूसरी शिप तभी बाहर निकलेगी, या आप एंट्री भी परमिट कर रहे हो एग्जिट भी परमिट कर रहे हो। तो इन सारी बातों पे डिपेंड कर जाती है हमारी विड्थ ऑफ द एंट्रेंस चैनल। फिर इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि जो एंट्रेंस चैनल है ये लीवर्ड साइड पे है या विंडवर्ड साइड पे है। लीवर्ड साइड पे है तो हवा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेव्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो विंड और वेव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो, क्योंकि अपोजिट साइड पे होंगी। पर विंडवर्ड साइड पे हुआ, जब शिप एंटर करेगा, वेव्स और विंड की वजह से अंदर वाली जो शिप्स हैं उनके लेवल में चेंज आ जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो एंट्रेंस की डायरेक्शन है वो आप एंडवर्ड साइड में रखते हो या लीवर्ड साइड में रखते हो। सो इट कैन बी केप्ट ऑन लीवर्ड साइड, इट कैन बी केप्ट ऑन विंडवर्ड साइड। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। एंट्रेंस के ऊपर गेट भी लगाए जा सकते हैं और ऐसी एंट्रेंस भी हो सकती है जो ओपन हो, इट मे बी ओपन एंट्रेंस ऑल्सो, इट मे बी गेटेड एंट्रेंस ऑल्सो। तो वो डिपेंड कर जाता है हमारे सिचुएशन के ऊपर, उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। क्लियर है? चलिए अब सारी बातें मेंशन कर लेते हैं। सो वी कैन से इट इज द चैनल, it is the channel which connect the, it is the channel which connect the harbor to the deep sea। ये वो चैनल है जो कनेक्ट करता है हार्बर को तो टू द डीप सी। नेक्स्ट इसकी अलाइनमेंट, द अलाइनमेंट ऑफ द चैनल, द अलाइनमेंट ऑफ द चैनल should be direct, the alignment of the channel should be direct and ships should be
ships should be able to approach berth the berth without the need of maneuvering. Without the need of maneuvering. Without the need of maneuvering. Next, the alignment should be smooth. The alignment should be smooth. The alignment should be smooth. Curves नहीं होने चाहिए, bends नहीं होने चाहिए ज़्यादा इसके अंदर. The alignment should be smooth and devoid of sharp curve. कोई sharp curve नहीं होना चाहिए उसके अंदर. Next, the radius of the curve. The radius of the curve should be larger than 5 times the length of the largest ship. The length of the largest ship. ये तो हो गई रेडियस की. नेक्स्ट, विड्थ कितनी होती है एंट्रेंस की? The width of the entrance channel depends on बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. ये ABCD तो ऊपर चली रही है, 1 2 3 4 लिखते हैं. So first, maximum size of the ship. Second, accuracy of navigation aids. Third, whether ships are allowed to cross or pass each other. चलिए, तो ये तो कुछ बेसिक एस्पेक्ट बता दिए हार्बर एंट्रेंस के. रेडियस बता दिया, विड्थ बता दूंगा आपको. आई विल डिस्कस अबाउट द विड्थ आल्सो. नोट करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं. नोट दिस, देन विल कैरी फॉरवर्ड. नोटेड. मैनूवरिंग मतलब चलना. चले आगे. शैल वी कंटिन्यू? चलो, ऐड पेज. नेक्स्ट जानकारी, नॉर्मल विड्थ कितनी होती है? सो नॉर्मल विड्थ ऑफ द एंट्रेंस चैनल. नॉर्मल विड्थ ऑफ द एंट्रेंस चैनल. स्मॉल हार्बर्स 100 मीटर. मीडियम हार्बर्स 100 to 150 मीटर. लार्ज हार्बर्स
150 to 300 मीटर। तो ये साइज भी बता दिया आपको। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द डायरेक्शन ऑफ एंट्रेंस हार्बर कैन बी ऑन फर्स्ट लीवर्ड साइड, बी ऑन विंडवर्ड साइड। तो लीवर्ड साइड पे भी हो सकती है, विंडवर्ड साइड पे भी हो सकती है। अब लीवर्ड साइड क्या है, विंडवर्ड साइड क्या है, इस बात को समझने के लिए मैं कोशिश करता हूं कि डायग्राम के फॉर्म में समझा दूं आपको। आई विल ट्राई टू मेक यू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम ओनली। तो विंड ब्रेक बनानी पड़ेगी ना मुझे। तो ये तो लैंड है, देन विंड ब्रेक ब्लू कलर से बनाता हूँ। ये हमारी विंड ब्रेक बन गई, एक ही लाइन बनाता हूँ ना, इतना कोई वो थोड़ी ना है। ये हमारी विंड ब्रेक है। अब जरा चेक करना विंडवर्ड और लीवर्ड साइड। तो ये जो शिप एंटर कर रही है हमारी इसके अंदर, ये लीवर्ड साइड पे है। लीवर्ड साइड पे मतलब इफ आई से इट इज ऑन लीवर्ड साइड, इसका मतलब विंड और वेव्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो विंड और वेव इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये है, ये शिप की डायरेक्शन है, लिख दिया वेसल। ये तो वेसल है, और जो विंड और वेव्स हैं ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो विंड्स और वेव एंटर ही नहीं कर पाएंगी इसके अंदर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड वेव। ये डायरेक्शन है विंड्स एंड वेव की। तो जो अंदर वाली शिप है वो इससे अफेक्टेड ही नहीं होंगी। तो अंदर जो शिप्स खड़ी हैं वो विंड्स और वेव से अफेक्टेड नहीं होंगी। So they will not be affected by the winds and waves. उसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं विंडवर्ड साइड, सेम डायग्राम रिपीट कर रहा हूं, रिपीटिंग दी सेम डायग्राम। स्ट्रेट लाइन है ना। ये हमारी विंड ब्रेक है, ये हमारा वेसल एंटर कर रहा है, वेसल अंडर पार्क भी है। ये हमारी वेसल एंटर कर रही है और उसके पीछे ही विंड और वेव्स भी आ रही है। तो साथ में विंड्स और वेव्स, ये विंडवर्ड साइड पे है। तो जो अंदर वाली शिप्स हैं उनके ऊपर फर्क पड़ेगा, तो विंड्स एंड वेव्स। तो ये डायग्राम के फॉर्म में समझा दिया। I've explained this in the form of a diagram. तो लीवर्ड हार्बर एंट्रेंस इज सेफ अगेंस्ट एंट्री ऑफ द विंड एंड वेव, बट इन विंडवर्ड डायरेक्शन एंट्री ऑफ द कमिंग शिप कैन रन इनटू द हार्बर सच दैट जो उसकी एंट्री है वो डिस्टर्ब करेगी वाटर लेवल को इन द बेसिन, क्योंकि विंड और वेव्स भी आएंगी उसके साथ। क्लियर है पॉइंट? नोट करो इसे, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया। पेज ऐड किया, पेज ऐड किया, फिर आगे बढ़े। So we can say leeward harbor entrance is safe against, if safe against the entry of the wind.
safe against the entry of wind and waves into the basin. So into the basin, तो लीवर्ड हार्बर में कोई दिक्कत नहीं है, जब शिप आएगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू दी बेसिन। पर अगर विंडवर्ड हार्बर है, विंडवर्ड हार्बर एंट्रेंस affects the water level in the basin. So affects the water level in the basin due to the entry of wind and waves along with the vessel. क्लियर ये वाला पॉइंट मैंने डायग्राम बना के दिखाया पीछे आपको। टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट आई हैव शोन द डायग्राम ऑल्सो। नेक्स्ट, entrance to the harbor can be gated so can be gated, जिसको हम impounded भी बोलते हैं, और ungated जिसको टाइडल भी बोलते हैं। तो इट में भी गेटेड और अनगेटेड, तो दोनों ही अवेलेबल है। तो गेटेड एंट्रेंस भी हो सकती है, अनगेटेड एंट्रेंस भी हो सकती है। तो अब जाके हार्बर के सारे एलिमेंट खत्म हो गए। नाउ ऑल दी हार्बर एलिमेंट्स आर फिनिश्ड। चले, सो सारे एलिमेंट्स तो खत्म हो गए, ऑल द एलिमेंट्स आर फिनिश्ड। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो हार्बर में लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन आ गया हमारा। सो लास्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन हार्बर, अगला पेज ऐड किया, इज टर्म्ड एज साउंडिंग। लास्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज टर्म्ड एज साउंडिंग। तो लास्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज टेक्निकली टर्म्ड एज साउंडिंग। अब क्या होती है साउंडिंग? द मेजरमेंट ऑफ द डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस इज कॉल्ड एज साउंडिंग। तो वो प्रोसेस जिसमें हम डेप्थ को मेजर करें पानी के सरफेस के नीचे, इसको हम साउंडिंग बोल देते हैं। अब साउंडिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है? साउंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है नॉटिकल चार्ट्स बनाने के लिए, फॉर नेविगेशन। साउंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये पता करने के लिए कितनी स्काउरिंग हो रही है, कितनी सिल्टिंग हो रही है, दैट शुड बी नोन टू अस। देन साउंडिंग की रिक्वायरमेंट ये होती है ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिले कि जब हम हार्बर बनाएंगे या पोर्ट फैसिलिटीज बनाएंगे उसको इम्प्रूव कैसे करें। अब साउंडिंग करने के तरीके क्या है हमारे पास? साउंडिंग करने का जो डिवाइस है हमारे पास वो है फेटोमीटर। तो फेटोमीटर बोल दो या इको साउंडिंग बोल दो। अब ये कैसे काम करता है? ये काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ द इको साउंडिंग। इको साउंडिंग मतलब साउंड वेव्स के बिहाफ पे। तो इसमें एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की दूरी हमें पता होती है, अभी डायग्राम बना के दिखा दूंगा, मेरे पास रियल पिक्चर भी है। ट्रांसमीटर साउंड वेव को ट्रांसमिट करता है, वो जमीन से टकरा के रिसीवर तक जाती है। कितने टाइम बाद हमें ये साउंड वेव मिली वो रिसीवर नोट कर लेता है। वेलोसिटी हमें पता होती है साउंड वेव की, हम दूरी निकाल लेते हैं। तो डेप्थ कितनी निकल के आएगी दैट कैन बी कंप्यूटेड। और ये फेटोमीटर आपको दिखा रखा है मैंने, आई हैव शोन द फेटोमीटर।
तो ये पिक्चर है फेटोमीटर की, जिसको इको साउंडिंग भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इको साउंडिंग। तो साउंडिंग क्यों की जाती है वो आपको बता दिया, और किसकी मदद से की जाती है। जो फेटोमीटर होता है इट इज माउंटेड ओवर द वेसल ओनली, शिप के ऊपर ही माउंटेड होता है। क्लियर है? चलिए, अरे पेज ऐड कर दिया क्या? ठीक है, पेज ऐड नहीं करना था। तो साउंडिंग, अब क्या है साउंडिंग? तो आज आपका हार्बर खत्म, कल से पोर्ट स्टार्ट कर देंगे हम। फ्रॉम टुमारो वील स्टार्ट विद द पोर्ट। So we can say the measurement of the depth. The measurement of the depth below the water surface. The measurement of the depth below the water surface is called sounding. Is called sounding. Next, sounding is required for. अच्छा, चलो छोड़ो अभी क्या, जब लॉन्च होगा तभी बता देंगे। सो साउंड इज रिक्वायर्ड फॉर, साउंडिंग किसके लिए रिक्वायर्ड होती है? पहला, तो साउंडिंग किसके लिए रिक्वायर्ड होती है? फर्स्ट पार्ट मेकिंग nautical charts for navigation. So nautical chart for navigation. Next, measurement of area. Measurement of area subject to scouring or silting. Scouring or silting. Next, making investigation. Making investigation for construction and improvement of. For construction and improvement of port facilities. Port facilities. Clear? Next of the point of reference, sounding is done. Sounding is done with the help of device is termed as what? Photometer. तो डिवाइस को हम बोलते हैं फेटोमीटर। So device is technically termed as photometer. 24 तारीख हो गई, 25, 26, 29, 31। चलो, फेटोमीटर है क्या? We can say it is used for sounding. It is used for sounding where depth of the water is more. जहाँ पानी की डेप्थ ज्यादा हो, where depth of water is more, या पानी की डेप्थ ज्यादा होती है, वहां फेटोमीटर को यूज करते हैं। ये होता क्या है? It is an echo sounding instrument. It is an echo sounding instrument. So ये क्या है? So it is an echo sounding instrument. Echo sounding instrument. In which water depth कैसे डिटरमाइन करते हैं?
in which water depth is determined by noting the time of travel of sound waves। तो उसमें टाइम ऑफ ट्रेवल नोट किया जाता है किसका? साउंड वेव का। अब इसको समझने के लिए पेज ऐड किया, पानी बनाया, ट्रांसमीटर दिखाया आपको। तो ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। सो ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, ये डेटम है जिसकी डेप्थ आपको मेजर करनी है। उस डेप्थ इज टू बी मेजर्ड। पानी के सरफेस पे सिंबल बना दिया पानी का, नाम लिख दिया इसका। तो ये हमारा ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। एम है आपको ये डेप्थ मेजर करना। एम इज टू मेजर दिस डेप्थ। होता क्या है, साउंड वेव ट्रेवल करती है, साउंड वेव ट्रेवल करा दी, टकराई, रिसीवर तक पहुंची, कितने टाइम बाद पहुंची वो नोट कर लेते हैं। दैट इज बीइंग नोटेड। टी इक्वल्स टू 0 से जनरेट हुई, टी इक्वल्स टू टी पे रिसीव हुई। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इसकी मदद से हम कैलकुलेट कर लेते हैं एच। The help of this, the h can be computed. क्लियर है पूरी कहानी? बैक स्लाइड, ये हमारी बैक स्लाइड है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट करा दीजिए। बीपीएससी की जो वैकेंसी आई है सिलेबस उसके लिए, अभी उसका कोर्स लॉन्च कर दूंगा मैं। आई लॉन्च द कोर्स फॉर दैट। तो आपकी बीपीएससी की जो वैकेंसी आई है उसके लिए कोर्स लॉन्च कर दूंगा अभी। तो एनवायरनमेंट में जो हमने कर रखा है उसके अलावा जो भी एडिशनल पार्ट है वो कवर कर लेंगे। दैट एडिशनल पार्ट विल बी कवरिंग। तो जो लोग भी बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं दे कैन गो फॉर दैट। नोट कर लिया सबने? डन। So everyone has noted. चलिए, so your harbor is completed। आपका हार्बर कंप्लीट हो गया। सो टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद द पोर्ट। कल हम पोर्ट से स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? चलिए, सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू ऑल। चलिए, थैंक यू ऑल।